नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसको जो है ये अधिनियम एक ऐसा है जो मुस्लिम विधि में प्रचलित तलाक उल बिद्दत था, ट्रिपल तलाक था, तिहरा तलाक था, उसको यह अवैध घोषित करता है और उसके लिए अपराध भी घोषित करता है। इसको लेकर के बहुत भ्रांतियां भी थीं, लेकिन इस अधिनियम को पढ़ने के बाद वो सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। सामान्य कानून के तहत, सामान्य आपराधिक विधि के तहत जहां पर अपराध होते हैं तो उस अपराध का सुवो मोटो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले सकता है, सुवो मोटो कॉग्निजेंस पुलिस अधिकारी ले सकता है। और इसी के आधार पर जो सामान्य मुस्लिम वर्ग था वो चिंतित था कि उसके धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा। लेकिन इस अधिनियम के तहत ट्रिपल तलाक को नो डाउट ऑफेंस डिक्लेयर किया जा रहा है और उसके लिए दंड की व्यवस्था है, लेकिन सुवो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, न तो पुलिस अधिकारी और न ही मजिस्ट्रेट। जब तक कि पीड़ित महिला जिसको ट्रिपल तलाक दिया गया है या उसका रिश्तेदार, ब्लड संबंधित या विवाह संबंधी कोई रिश्तेदार जब तक कंप्लेन फाइल नहीं करेगा या एप्लीकेशन नहीं देगा पुलिस अधिकारी को, तब तक इस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यदि ट्रिपल तलाक दिया गया है और वो महिला नहीं चाहती कि जो है इस पर कोई पुलिस केस हो, तो कोई पुलिस केस नहीं होगा। पुलिस केस तभी होगा जब वो महिला एप्लीकेशन देगी या उसका जो ब्लड रिलेटिव है या जो उसके मैरिज रिलेटिव हैं, जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देंगे तब तक पुलिस अधिकारी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे और इस अधिनियम के तहत कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जहां पर पीड़ित उपचार प्राप्त करना चाहता है यह अधिनियम उसको उपचार देगा। तो बहुत ही परफेक्ट अधिनियम है और इसको हमें देखना चाहिए एक बार। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम में कुल 8 धाराएं हैं जिसे 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और ये 19 सितंबर 2018 को इन्फोर्स में आया। इसके बाद अगर हम एक समरी देखें तो चैप्टर 1 में 2 धाराएं हैं जो कि प्रिलिमिनरी के बारे में है, प्रारंभिक के बारे में है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और डेफिनेशन के बारे में है। चैप्टर 2 में जो है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रिपल टू बी वाइड एंड इलीगल, तो जो तिहरा तलाक है उसको यह शून्य घोषित करता है और अवैध भी घोषित करता है। तो 2 धाराएं इसमें भी हैं। और चैप्टर 3 में जो हैं 4 धाराएं हैं जो कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वीमेन की बात करता है। उनको कुछ प्रोटेक्शन देगा, कुछ अलाउंसेस की बात करेगा, जो माइनर हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं वो किसके पास रहेंगे इसके बारे में बात की गई है। और कहा गया है कि ऑफेंस का नेचर कैसा होगा, कॉग्निजेबल होगा, कंपाउंडेबल होगा। और साथ में कुछ चीजों को रिपील भी किया गया है और कुछ चीजों को धारा 8 के तहत बचाने का भी प्रयास किया गया है। तो हम चैप्टर 1 देखें, इसमें 2 धाराएं हैं चैप्टर 1 में। और जो इसका उद्देश्य है इस अधिनियम का वो ये है कि टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मैरिड मुस्लिम वीमेन, विवाहित मुस्लिम महिला के अधिकारों की सुरक्षा करना ही इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। और उसके बाद क्या करना है कि टू प्रोहिबिट डाइवोर्स ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड, तो वो ट्रिपल तलाक के माध्यम से जो है विवाह विच्छेद को प्रोहिबिट करना है, निषिद्ध करना है, ताकि कोई ट्रिपल तलाक के माध्यम से जो है विवाह विच्छेद न कर पाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि उस ट्रिपल तलाक से जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो मैटर से कनेक्टेड होंगे, इंसिडेंटल होंगे, वो सब के बारे में प्रावधान इस धारा में किया गया है। शॉर्ट टाइटल में देखें तो ये कहा गया है कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम वेरी क्लियर है, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। और इसका विस्तार कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अलावा सभी पर है, बट अब जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इसका विस्तार जम्मू कश्मीर पर भी कर दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो है 19 सितंबर 2018 को प्रवर्तन में आएगा।
इसमें परिभाषाएं देखें तो परिभाषाएं दो तरह की, तीन परिभाषाएं दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की परिभाषा वही है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिया गया है। तो कोई टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं जो है, या कोई व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, फेसबुक मैसेज कर देते हैं, तो ये जितने भी फॉर्म हैं कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे और उस तरीके से अब आप तलाक नहीं दे पाएंगे, तो वो भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और मजिस्ट्रेट कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का मतलब वो है जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिसे सीआरपीसी के तहत जो है अधिकारिता प्राप्त है। तो जिस क्षेत्र में मुस्लिम वीमेन रह रही है जिसको तलाक दिया गया है, उस क्षेत्र का फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पास पावर दी गई है। और सीआरपीसी के तहत यदि हम देखते हैं तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको जो है 10,000 रुपए तक का जुर्माना करने की का प्रावधान है, और उसमें जो है उसको 3 साल तक की सजा देने की व्यवस्था उसमें की गई है, उसके पास अधिकार है। तलाक का मतलब यही कहा गया है कि तलाक और बिद्दत, हम जानते हैं तलाक जो है कुल मिलाकर के दो प्रकार के होते हैं, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। तो केवल तलाक उल बिद्दत के बारे में ही अधिनियम कहता है। तलाक शब्द जहां भी आते हैं वह तलाक उल बिद्दत ही कहा जाएगा, जिसका प्रभाव होगा कि तत्काल तलाक हो जाते हैं और वह अप्रतिसहरणीय तलाक होते हैं, इरिवोकेबल डाइवोर्स होता है। तो केवल उसी को शामिल किया गया है, उसी को प्रोहिबिट भी किया गया है और उसी के लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो चैप्टर 1 पार्ट समाप्त हो गया। चैप्टर 2 में उसी तलाक को जो है शून्य और अवैध घोषित किया गया है और कहा गया है सेक्शन 3 में जो है, सेक्शन 3 में तलाक टू बी वाइड एंड इलीगल, दैट मीन्स एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ, either by words, either by spoken, either by written, or by in electronic form, or by in any other manner whatsoever, shall be void and illegal। तो सेक्शन 3 जो है उस ट्रिपल तलाक को चाहे किसी रूप में दिए जाएं, शब्दों के द्वारा, मौखिक के द्वारा, लिखित के द्वारा, या जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी अदर तरीके से भी दिए जाएं, वो शून्य होंगे और अवैध होंगे। और यदि हम धारा 4 को देखें तो उस तरह से जो व्यक्ति तलाक देता है उसके बारे में कहा गया है कि जहां मुस्लिम हस्बैंड वो ट्रिपल तलाक दे रहा है, जिसे धारा 3 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है, अवैध घोषित किया गया है, उसके लिए जो है 3 साल तक की सजा हो सकेगी और जुर्माने से भी वो दंडित किया जा सकेगा। तो ये 3 साल की सजा और साथ में जुर्माना भी जो है उस पर लगाया जाएगा। सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, इसका मतलब है कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो जुर्माना भी लगाएगा। 3 साल तक की सजा दे सकता है, तो सजा जो है वो उसके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 2.5-3 साल तक भी दे सकता है। 3 साल तक की सजा वो दे सकता है, जैसा केस और जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सजा देगा। इसके बाद जो चैप्टर 3 हमारा आता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वीमेन। यहाँ मुस्लिम महिलाओं की, जो विवाहित मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा की बात करता है। तो जब सुरक्षा की बात करेगा तो कैसे करेगा, या तो उनको जो है कुछ अलाउंसेस वगैरह भी देगा, उसके बाद जो उनके अवयस्क बच्चे हैं उनकी कस्टडी भी माता को देगा, और जो अपराध हैं वो कॉग्निजेबल हैं, कंपाउंडेबल हैं, और कुछ चीजें और धारा 8 में कही गई हैं। तो यदि हम धारा 5 देखें तो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस की बात कही गई है और कहा गया है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्व धारणा मन में बनाए, इस जब जो भी कोई भी अधिनियम जो है इस समय प्रचलित होगा जबकि वो मैटर अस्तित्व में आ गया है, जहां तलाक दिए गए हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग ऑफ सच डाइवोर्स, वट एवर द एक्ट इन फोर्स फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो उन सबको देखते हुए जो है A married Muslim woman upon whom talaq is pronounced shall be entitled, यानी मतलब कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार यदि उसे कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है, फिर भी जो है यहाँ पर कहा गया है कि वो जो है वो विमेन, वो मुस्लिम महिला जो है कुछ चीजों के लिए इंटाइटल होगी। किसके किसके लिए इंटाइटल है, कहा गया है कि टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड सच अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, वो कुछ अपने जो है निर्वाह के लिए जो है भत्ता पाने का अधिकार उसको अपने हस्बैंड से रहेगा।
इसका मतलब है कि यदि उसकी पर्सनल लॉज जो है उसको अपने हस्बैंड से भत्ता पाने से रोकती है तो वो लागू नहीं होगा, या कोई तत्समय प्रवृत्त विधि उसको भत्ता पाने से रोकता है तब भी वो लागू नहीं होगा। और इस अधिनियम का धारा 5 जो है उसको अलाउंसेस दिलवाएगा। और साथ में ये कहा गया है कि वो अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी जो उसके आश्रित हैं उसके लिए भी जो है उसे निर्वाह भत्ता पाने का अधिकार है। और कौन दिलवाएगा? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दिलवाएगा। लेकिन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास वो मोटो कॉग्निजेंस लेने का राइट नहीं है जब तक कि कंप्लेन न आ जाए या एफआईआर लॉन्च न हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, धारा 6 में आते हैं, कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रेन के बारे में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि तत्समय किसी प्रवृत्त विधि के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कोई प्रावधान उसमें किया गया है, उसके किसी बात में होते हुए भी जहां पर ट्रिपल तलाक दिया गया है वहां उस मुस्लिम वीमेन के पास यह राइट होगा कि वो अपने माइनर बच्चे की जो है कस्टडी अपने पास रख सके। तो अ मैरिड मुस्लिम women shall be entitled to custody of her minor children in the event of pronouncement of talaq by her husband in such manner as may be determined by the magistrate। तो मजिस्ट्रेट भले ही कुछ कंडीशन लगा दे कि आप बच्चे का मेंटेनेंस ऐसे करेंगी वैसे करेंगी, हस्बैंड को मिलने का समय देंगी, वो अलग चीज है, लेकिन कस्टडी तो हमेशा मुस्लिम वीमेन को मिलेगी यदि उसका बच्चा, उसका जो है जो सन है, डॉटर है, जो भी है अवयस्क है तो यहाँ पर यह बात कही गई है। अगर किसी विधि में या उनके पर्सनल धर्म में जो है बच्चे की गार्जियनशिप जो है हस्बैंड को मिलती है तब भी जो है वो लागू नहीं होगा और धारा 6 प्रिवेल करेगा और हमेशा जो है बच्चे की कस्टडी माता को दी जाएगी यदि वो बच्चा माइनर है तब। साथ में उस ऑफेंस के नेचर के बारे में कहा गया है और धारा 7 3 बातों की बात करती है। नंबर 1 कहता है कि वो ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल होगा, वो ऑफेंस कंपाउंडेबल होगा और वो जो है बेलेबल ऑफेंस होगा। इतनी बात कही गई है, नॉन बेलेबल की बात नहीं कही गई है, बेलेबल की बात कही गई है। इसको आगे हम जो है और भी क्लियर करेंगे। जब बहस हो रहा था पार्लियामेंट में तो इस पर जो है चर्चा की गई थी क्योंकि पहले इसको नॉन बेलेबल बनाया गया था, लेकिन बाद में जो आर्गुमेंट वगैरह हुए तो इसको जो है नॉन बेलेबल कैटेगरी से हटा दिया गया और कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी गई कि जहां पर बेल पाना मुश्किल तो हो गया है लेकिन फिर भी बेलेबल बनाया गया है। आगे हम देखते हैं कैसे। तो पहले सेक्शन 7A देखते हैं। सेक्शन 7A जो है ट्रिपल तलाक को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बताता है। कहता है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि पुलिस अधिकारी के पास ये पावर है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के जो है वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन गिरफ्तार कैसे करेगा? जब उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि तलाक दिया गया है। तो तलाक दिया गया है जब इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो सामान्य अपराध होता है उसमें अपराध की सूचना जो है पुलिस अधिकारी को कोई भी दे सकता है, चाहे वो पीड़ित हो, पीड़ित का संबंधी हो या कोई थर्ड पर्सन हो। लेकिन इस अधिनियम के तहत तलाक दिया गया है तो पुलिस अधिकारी को सूचना कौन दे सकता है? केवल द मैरिड मुस्लिम वीमेन अपॉन होम तलाक इज प्रोनाउंस्ड, यानी जिसे तिहरा तलाक दिया गया है वो जाकर के सूचना देगी, या एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, जो उसका खून से संबंधित है, यानी उसके माता पिता, भाई बहन, उसके पुत्र, उसका पुत्री, तो ये उसके ब्लड से संबंधित हैं तो जाकर के ये भी पुलिस अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। या एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज, या जो उसके विवाह से संबंधित हैं तो उसके सास, ससुर, उसके जो है देवर, तो ये लोग भी जो है नंद, ये लोग भी जाकर के सूचना दे सकती हैं। और कहा गया कि सूचना किसको दी जाएगी? तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो उसके नियरेस्ट थाने का भारपालक अधिकारी होगा उसको सूचना दी जाएगी। हालांकि एफआईआर के मामले में हम जानते हैं कि एफआईआर जो है भारत के किसी भी थाने में लिखवाई जा सकती है, तो इसकी भी सूचना जो है कहीं भी आप दे सकते हैं, लेकिन सूचना देने वाले व्यक्ति को सीमित कर दिया गया है। हर व्यक्ति जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाद कहा गया है कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो ट्रिपल तलाक जिसे कि अपराध घोषित किया गया है
वो कंपाउंडेबल होगा, मतलब कि पक्षकार आपस में समझौता कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें जो पीड़ित है, पीड़ित पक्षकार जो है मजिस्ट्रेट के सामने ये एक एप्लीकेशन देगा कि हम इस मामले में समझौता करने के लिए तैयार हैं, और फिर मजिस्ट्रेट जो है वहां पे अपनी परमिशन देगा। परमिशन देने से पहले जो है मजिस्ट्रेट पूरी तथ्यों की जांच करेगा कि जो विक्टिम है उसने अपनी कंसेंट फ्री में दी है, फ्री में नहीं दी है, ये डराया धमकाया गया तो नहीं है, इन सब चीजों को देखेगा। और साथ में मजिस्ट्रेट उस पर कुछ टर्म्स और कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है कि उसको मेंटेनेंस देगा, आगे से जो है घर से बाहर नहीं निकालेगा, मारेगा पीटेगा नहीं, तमाम कंडीशन जो है मजिस्ट्रेट इम्पोज कर सकता है हस्बैंड के ऊपर। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो 7C है, बेल के बारे में बात करता है। कहा गया है कि बेल कैन बी ग्रांटेड अंडर फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन कुछ कंडीशन भी मजिस्ट्रेट ऊपर लगा दी गई है कि मजिस्ट्रेट जो है मनमाना तरीके से वो बेल न दे। कहा गया है कि जहां पर एक्यूज्ड के द्वारा बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है, वहां पर जो मजिस्ट्रेट है वो विक्टिम को, यानी उस महिला को जिसको ट्रिपल तलाक दिया गया है, उसको भी सूचना देगा और उसको सुनवाई का अवसर देगा। और यदि वह महिला जो है विरोध करती है, तब जो है बेल के अधिकार नहीं रहेंगे, तब बेल जो है मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन पे हो जाएगा। लेकिन यदि वो महिला जो है अपोज नहीं करती है, विरोध नहीं करती है, तब उसको बेल आसानी से मिल जाएगा। तो जहां पर अपोज किया गया है, उसका जो है बेल का विरोध किया गया है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो देखेगा कि जो है रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं है बेल देने का, तब जो है उसके विवेक पर है। और यदि वो सेटिस्फाई होता है कि रीजनेबल ग्राउंड है कि उसको बेल हम ग्रांट कर सकते हैं, तभी बेल देगा, अदरवाइज बेल जो है उसका रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद जो है रिपील एंड सेविंग की बात करती है। इसमें कहा गया है कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उस ऑर्डिनेंस को रिपील किया गया है, नंबर एक। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है जो भी एक्शन लिए गए हैं, जो भी कार्य किए गए हैं, वो सभी एक्शन और सभी कार्य जो है वैध माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब जो है वो अवैध नहीं होंगे। तो इस तरह जो है बहुत प्यारा सा अधिनियम है, बहुत छोटा अधिनियम है, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, केवल पीड़ित महिला को जो है ये उपचार प्रदान करता है। यदि महिला नहीं चाहती है तो ट्रिपल तलाक अपराध नहीं होगा, उस पर पुलिस या मजिस्ट्रेट कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। लेकिन जब वो पीड़ित महिला चाहेगी तभी जो है इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।